Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the complete newspaper analysis of 16th August 2020. Let's start the session. Our first news is जवान हैव राइजन। ये कल हमारा सबको पता है, कल 15 अगस्त थी, तो मोदी जी की अच्छा खासा एक भाषण था। उन्होंने बहुत सारी अनाउंसमेंट्स करे हैं, तो हमें शॉर्ट शॉर्ट जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक उन्होंने बोला है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो इसमें क्या होगा, सारे इंडियंस, एवरी इंडियंस को एक आईडी कार्ड दिया जाएगा। उसमें ये लिखा रहेगा कि उनमें कौन सी उन्हें डिजीज थी और उस पर उन्हें क्या दवाइयाँ दी गई हैं। तो पहला तो अनाउंसमेंट यही है कि एक डिजिटल हेल्थ कार्ड टाइप का बनाया जाएगा। उसमें सारी बीमारियां जिस इंसान को जो भी हो वो उसमें लिखा जाएगा, और कौन कौन सी उसे दवाई मिली हैं या पहले से चल रही हैं वो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी। पहली तो ये। दूसरा अनाउंसमेंट करा उन्होंने कि मोर देन 5 करोड़ सैनिटरी पैड बांटे जाएंगे। 5 करोड़ सैनिटरी पैड बांटे जाएंगे 1 रुपए में बांटे जाएंगे इन 6000 जन औषधि केंद्र। ध्यान रखिएगा, कितने? 5 करोड़ बांटे जाएंगे, 1 रुपए में बांटे जाएंगे, 6000 जन औषधि केंद्र पर बांटे जाएंगे। ऐसे ध्यान रख लीजिए। फिर ऑप्टिकल फाइबर अभी क्या था, सारे विलेजेस में नहीं था, केवल कुछ ग्राम पंचायत में था। अब ये बोल रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर की ब्रिज हम भिजाएंगे 6 लाख विलेजेस में। 6 लाख विलेजेस में कितने दिन में बिछा देंगे? 1000 दिनों में। क्या बिछाएंगे? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? इंटरनेट के लिए यूज होती है, आपको पता होगा। ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है यूज। फिर लास्ट क्या है, फंड विद कॉर्पस ऑफ 25,000 करोड़ सेट फॉर कंप्लीटिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट। और 25,000 करोड़ दिया जाएगा, 25,000 करोड़ हाउस बनाने के लिए, हाउसिंग प्रोजेक्ट जो रुका हुआ है उसको बनाने के लिए। तो बस ये मोटे मोटी 4 चीज़ें याद रखेगा। एक तो नेशनल हेल्थ कार्ड बनाएंगे जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी। दूसरा सैनिटरी पैड बांटेंगे 5 करोड़ 1 रुपए में 6000 जन औषधि केंद्र पे। तीसरा 6 लाख विलेजेस में ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाएंगे इन 1000 डेज में। और 25,000 करोड़ दिए हैं फॉर हाउसिंग सेक्टर। बस यही जाते हैं कि आपका काम हो जाएगा। सो द नेक्स्ट न्यूज, ये देखिए, ये जो 4 चीज़ें मैंने बताई हैं कोई आपके पहले पेपर में नहीं पूछी जाएंगी, आपको पेपर 2 में इनका यूज़ करना है। अब वो कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो आपकी मर्जी है। भले आप गवर्नमेंट को अच्छा दिखाना हो कहीं तब यूज़ कर सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर जैसे हेल्थ सेक्टर की बात होती है तो सजेशन में ये वाली स्कीम डालिए कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी ऐसा सजेस्ट किया, अब तो बनाई दी है, तो ये ऐसा डालिए ना कंक्लूजन में। तो आपको नंबर कैसे नहीं मिलेंगे? बिल्कुल नंबर मिलेंगे, इसे आप डालिए। हेल्थ सेक्टर वाला कोई अगर ऐसे लिखने के लिए आ रहा है, कुछ भी लिखने के लिए आ रहा है, या ऑप्टिकल फाइबर का आ रहा है तो कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई ऐसे आ रहा है उसमें डालिए। ऐसे ही काम चलेगा। अगर आप करंट को स्टैटिक से लिंक नहीं करेंगे तो आप कहीं नंबर फैच नहीं कर पाएंगे। ये पेपर 1 के लिए नहीं है, ये पेपर 2 के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, अभी पॉल्यूशन बोर्ड टोल्ड टू एक्ट इलीगल डेयरी फार्म। अभी बहुत सारे इलीगल डेयरी फार्म चल रहे हैं गाजियाबाद रीजन में, तो पॉल्यूशन बोर्ड ने एनजीटी को बोला है। तो एनजीटी ने क्या होता है हमें इनको बताना पड़ेगा आपको अब तो आपको याद हो गया होगा, लेकिन जो नए बच्चे हैं मैं उनके लिए बता देता हूँ। एनजीटी बनी थी 2010 में। इसका काम क्या है, एनवायरमेंट से रिलेटेड केस देखती है, और कोई भी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स से रिलेटेड केस होता है तो वो देखती है। सॉरी बैकग्राउंड नॉइस के लिए यार, बेचने आते हैं इस टाइम सुबह सुबह, क्या बोलूँ, सब्जी वाले, सॉरी। सेकंड क्या है, इंडिया जो है वो पहली कंट्री नहीं है जिसमें एनजीटी था। इंडिया जो है वो 3rd कंट्री है। पहली कौन सी? ऑस्ट्रेलिया। दूसरी कौन सी है? न्यूजीलैंड। ध्यान रखिएगा। फिर इन्हें 6 महीने के अंदर केस खत्म करना होता है, कोई भी केस आ जाए। 5 जगह एनजीटी बैठती है। इसका हेड कौन करेगा? जुडिशियल मेंबर भी होंगे, एक्सपर्ट मेंबर भी होंगे, वही जज होता है। और 5 साल के लिए हो सकता है, रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, पहली चीज़ तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे काम करता है। सीपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी इन सब पे काम नहीं करता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे काम करता है। इस पर पावर कैसी है? पावर है सेम जैसी डिग्री होती है सिविल कोर्ट की पावर। ये इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला पॉइंट कि किस किस केस में काम नहीं करता है, तो ये तो आपको याद हो गया। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006, जिसको हम शेड्यूल्ड ड्वेलर्स राइट एक्ट भी बोलते हैं, इन दोनों केस में ये काम नहीं करता एनजीटी। बाकी सारे केसेस में काम करता है, बस इन दोनों केसेस में काम नहीं करता। बस आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शन है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, अभी एमवीए लिख दिया, पता नहीं मेरे को समझ में नहीं आया एमवीए का फुल फॉर्म क्या है। एमएचए होता तो मैं समझ भी देता। महाराष्ट्र गवर्नमेंट है तो उसने अभी 29.5 लाख फार्मरों का डेप्ट फ्री कर दिया। जितना भी कर्जा था फार्मर्स के ऊपर वो सब माफ कर दिया है महाराष्ट्र सरकार ने। तो किस स्कीम के तहत माफ हुआ है? तो महात्मा ज्योतिराव फूले शेतकारी कर्म ज्योति योजना। बस आप तो इतना याद रखिएगा, महात्मा ज्योतिराव फूले। ये स्कीम किसकी है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है। किससे रिलेटेड स्कीम है? कि जितने भी फार्मर्स हैं उनका सबका कर्जा माफ कर दिया है। ये एक स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, लेकिन आप याद रख सकते हैं।
अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ बताता हूँ, ये महात्मा ज्योतिराव फूले लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता होगा कि हमारे हिस्ट्री में एक ज्योतिबा फूले हैं, दोनों अलग हैं। ज्योतिबा फूले बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये ज्योतिराव फूले है, दोनों अलग अलग हैं। तो मैं ज्योतिबा फूले के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि हिस्ट्री का पार्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इन्होंने दो काम करे थे जिसके लिए फेमस है। एक तो ये हिंदू जो कास्ट थी, हाई हिंदू कास्ट, उनके अगेंस्ट गई थी, क्योंकि हाई हिंदू कास्ट के अगेंस्ट इन्होंने करा था काम, क्योंकि इनको दबाने की कोशिशें चल रही थी लोअर कास्ट को। तो एक अच्छा काम तो इन्होंने ये करा था कि अपने अपलिफ्टमेंट के लिए आवाज़ उठाई थी। और दूसरा, इन्होंने फोकस करा था ऑन एजुकेशन पे एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। आप ऐसे याद रखिएगा, 2 पॉइंट पे इन्होंने विशेषकर काम करा है। एक तो फॉट अगेंस्ट हाई हिंदू कास्ट, और दूसरा एजुकेशन, और क्या कहते हैं, इन्होंने वुमेन के लिए बहुत अच्छा काम करा है। फिर जो इसमें एक इंपॉर्टेंट आती है, इनकी 3 किताबें। एक तो इन्होंने क्या, कौन सा, 2 किताबें इन्होंने क्या बनाया था वो लिख देता हूँ। सत्यशोधक समाज का गठन किया था। सत्यशोधक समाज, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पूछ लेता है 2 नंबर में, सत्यशोधक समाज किसने बनाया, तो ज्योतिबा फूले उसका आंसर होता है। बुक कौन कौन सी है, तो सार्वजनिक सत्य धर्म। प्लीज ऐसे याद कर लीजिएगा, जितना मैं बता रहा हूँ वही एग्जाम में पूछा जाएगा। दूसरी जो बुक है उसका नाम है गुलामगिरी। ये 2 तो बुक हैं जो ज्योतिबा फूले ने बनाई हैं। ये एक इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन का गठन करा था जिसका नाम था सत्यशोधक समाज। ज्योतिबा फूले ने इन 2 केसेस में काम करा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडर्न हिस्ट्री का आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, फिर ये मॉडर्न हिस्ट्री। आज मेरे को लगता है रोज पॉलिटी रहता था, आज मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा सवाल हैं। तो नीड कैंपेन लाइक क्विट इंडिया अगेंस्ट कोविड-19। तो अभी विजय रूपानी ये कह रहे हैं, गुजरात के गवर्नमेंट के, कि हमें जैसा क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था ऐसे ही हमें कोविड-19 के लिए भी कैंपेन करना चाहिए। तो ये हमारा कोविड-19 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस समय हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम। सब घर में रहिएगा, कुछ नहीं होगा आपको, कोरोना वोरोना कुछ नहीं होगा। सब घर में रह के मस्त अपनी तैयारी करिए, बाहर मत जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्विट इंडिया मूवमेंट हमें जानना पड़ेगा क्या चीज़ है। तो सबसे पहले जितना मैं बता रहा हूँ उतना मैं यहाँ बोलता जा रहा हूँ, आप अपनी कॉपी पेन लेके लिखते जाइए। केवल 8-10 पॉइंट बोलूँगा, उससे आपके सारे सवाल हो जाएंगे। कब बना था क्विट इंडिया मूवमेंट? 1942 में बना था, सबसे इंपॉर्टेंट। इसको हम अगस्त रिवॉल्यूशन बोलते हैं। अगस्त ऑफर अलग होता है, ये अगस्त रिवॉल्यूशन कहा जाता है, प्लीज़ रिमेंबर। फिर ये कहाँ से लॉन्च हुआ था? तो ये मुंबई या बॉम्बे से लॉन्च हुआ था। इसका लीडरलेस था, इसमें कोई लीडर ही नहीं था। आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, लीडरलेस था। इसका नारा जो था वो था डू और डाई मूवमेंट। हम सबको पता है डू और डाई। सारे पीपल इंटरप्रेट इन देयर ओन वे, इंटरप्रेट अपने लोगों ने अपने हिसाब से कर लिया था, क्योंकि कोई लीडर नहीं था। अगर कोई लीडर होता, लीडर समझाता कि ऐसा करो वैसा करो। लीडरलेस मूवमेंट है, तो सारे पीपल ने इंटरप्रेट कर लिया अपने हिसाब से। ये ज्यादातर कहाँ था? तो ऑल इंडिया में इतना नहीं था, ये ज्यादातर था ईस्टर्न यूपी में और बिहार में, 2 रीजनों में बहुत ज़्यादा था। इसमें सपोर्ट सबने करा था, स्टूडेंट ने भी सपोर्ट करा था और वोमेंस ने भी सपोर्ट करा था। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट नाम आता है, यूपीएससी में पूछा जा चुका है कि रेडियो पर किसने सपोर्ट करा था। रेडियो पर उषा मेहता थी एक, उन्होंने रेडियो पे जाके क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए सपोर्ट करा था। यूपीएससी सिविल सर्विस का क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा था कि रेडियो पे किसने सपोर्ट करा था ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो रेडियो पे उषा मेहता जी उन्होंने सपोर्ट करा था। फिर बहुत सारी जगह पैरेलल गवर्नमेंट बन गई थी, मैनी पार्ट्स। तो अब मैं 4 नाम ले रहा हूँ, ये आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा। पैरेलल गवर्नमेंट कौन कौन सी थी? एक तो बलिया में थी, एक सतारा, एक तामलुक और एक तालचर। ये 4 जगह पे पैरेलल गवर्नमेंट बन गई थी और चारों जगह के 4 आदमी हैं। बलिया में थे चीतू पांडे, ये डायरेक्ट नाम आता है, मैच द कॉलम आता है, आप याद कर लीजिएगा। इससे थे नाना पाटिल, इससे थे सतीश सामंत और इससे थे लक्ष्मण नायक साहब। तो पांडे, पाटिल, सामंत, नायक, मैं तो ऐसे याद करता हूँ, पीपीएसएन। तो ये 4 जगह आपको याद रखनी पड़ेगी। और भी बहुत कुछ है इसमें बताने के लिए, लेकिन वो आप पढ़ सकते हैं और अपनी मॉडर्न हिस्ट्री या स्पेक्ट्रम में जाके। लेकिन जितना यहाँ पर लिखा ये तो आप मान के चलिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं। 1942 में शुरू हुआ था, अगस्त रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। अगस्त ऑफर अलग है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगस्त ऑफर अलग है। वायसरॉय लिलित गो ने ऑफर करा था, वो इससे पहले हो चुका है। ये अगस्त रिवॉल्यूशन कहा जाता है, बॉम्बे से शुरू हुआ है, लीडरलेस मूवमेंट है। इसका नारा था डू और डाई। लोगों ने अपने हिसाब से इसको इंटरप्रेट कर लिया था। कहाँ हुआ था? यूपी में और बिहार में हुआ था। स्टूडेंट वुमेन सबने पार्टिसिपेट करा था। रेडियो पे उषा मेहता ने सपोर्ट करा था। 4 जगह पैरेलल गवर्नमेंट बन गई थी, अलग से गवर्नमेंट बन गई थी। इनके हेड ये हैं, जगह कौन सी है वो ये रही।
तो प्लीज़ याद करिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ, फ्लड वार्निंग इशूड फॉर गोदावरी। देखिए आज फिर से एक न्यूज़ आ गई। तो मैं आपकी ऑलरेडी कृष्णा भी कवर कर चुका हूँ, आपकी कावेरी भी कवर कर चुका हूँ। तो मेरे को पता था कि अभी ये न्यूज़ आएंगी, इसलिए मैंने वो, बहुत लोग बोल रहे थे सर आपके 500 लाइक्स हो गए फिर भी आप वीडियो नहीं बता रहे। तो अब मैं एक और, देखिए आ गई तो मैं आज फिर से बता देता हूँ। अब आपकी मेजर मेजर रह जाएंगी, गंगा रह जाएगी, इंडस रह जाएगी, ब्रह्मपुत्र तो शायद न्यूज़ में आ जाएगी क्योंकि फ्लड व्लड की सिचुएशन हो रही है, लेकिन गंगा इंडस रह जाएगी, वो मैं अलग से कवर कर देता हूँ। कोई बात नहीं, आज गोदावरी पढ़ा देता हूँ। देखिए गोदावरी जो है वो 3 स्टेट से फ्लो होती है। सबसे पहली बात तो ये महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। फिर इसकी राइट ये है, लेफ्ट ये है। ओरिजिन कहाँ है? तो नासिक महाराष्ट्र से इसका ओरिजिन है, ब्रह्मगिरी माउंटेन्स है, वहां से। जगह का नाम पूछा नहीं जाएगा, वैसे त्रंबकारेश्वर बोलते हैं, त्रंबकारेश्वर जगह पूछेगा। नासिक महाराष्ट्र में कौन सी हिल है? तो ब्रह्मगिरी माउंटेन से त्रंबकारेश्वर जगह से निकलती है। फिर इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, तो इसकी मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाई है, मैं जा रहा मंदिर किनारे। मंदिर के किनारे जाते हैं ना, तो मैं से हो गया मंजीरा, मंदिर से हो गया मानेर, और की से हो गया किनारसानी। तो ये 3 इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। लेफ्ट में क्या है? दूध पर इंडिया में सब्सिडी। जैसे आपको पता है सिलेंडर पे भी सब्सिडी मिलती है, एलपीजी सिलेंडर्स पे, तो मैंने कह दिया दूध पर सब्सिडी मिल रही है। तो दूध पर इंडिया में सब्सिडी मिल रही है, इंडिया में सब्सिडी मिल रही है। तो दूध से दूध गंगा, पर से प्राणहिता, इंडिया से इंद्रावती, सब से सबरी, और सिडी से सिलेरू। तो अगर आप चाहें तो आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, नहीं तो आप ये छोटी सी रिवर है, मतलब रिवर तो सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर है, लेकिन इसमें कम ट्रिब्यूटरीज हैं, तो आप अच्छे से याद कर सकते हैं। ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, ऑल इंडिया में देखी जाए तो दूसरे नंबर की रिवर है, लेकिन लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। तो पेनिनसुलर में सबसे बड़ी रिवर है, ऑल इंडिया में दूसरे नंबर पे, पेनिनसुलर में नंबर 1 पे। इसको हम दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। इसकी लंबाई इतनी है, और ये पिक्चर्स गॉर्ज बनाती है एट पोलावरम। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, गॉर्ज कहाँ पर बनाती है? गॉर्ज बनाती है एट पोलावरम, पोलावरम पे ये गॉर्ज बनाती है। एक इसका डैम, तो डैम कौन सा? यहाँ पे निजाम सागर डैम। मैंने आपको उसके भी बता दिए दोनों के, एक में था कृष्ण सागर डैम, एक में था नागार्जुन सागर डैम, श्रीशालम डैम, अलमाटी डैम। ये मैं सारे कृष्णा कावेरी में पढ़ा चुका हूँ। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा, 2-3 दिन पहले जाके देखिएगा, मैंने ऑलरेडी कृष्णा और कावेरी को कवर कर दिया है ऐसे ही सेम। आज गोदावरी कवर हो गई, तो आपकी 3 रिवर तो तैयार हो गई। बाकी की जो है वो भी मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो ये आप पढ़ सकते हैं। इसकी जो फोटो है मैं और टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, जिनको यहाँ क्लियर नहीं आ रही है वहाँ क्लियर मिल जाएगी। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, अब ओली साहब ने कल, हमारा आपको पता है इंडिपेंडेंस डे था, तो इन्होंने बात करी है मोदी साहब से। तो अभी बोल रहे हैं हम मीनिंगफुल बायलैटरल टाइज करेंगे। ये धीरे धीरे सही होते जा रहे हैं, इन्हें भी पता चल गई इंडिया के बिना ये इतना कुछ नहीं इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो भाई इसमें जो हमारी मेन अभी इंडिया नेपाल के साथ कोई भी दिक्कत की बात आ रही है, तो दिक्कत यहाँ पर है, लाइन में लिखी गई है, इंडिया असर्टेड कंट्रोल ओवर द काला पानी, लीपू लेक, लिम्पादुरिया रीजन एट पिथौरागढ़ विच इज क्लेम्ड बाय नेपाल। ये तीनों रीजन जो है वो इंडिया का पार्ट है, लिम्पादुरिया, काला पानी और लीपू लेक। लेकिन अभी नेपाल ने अपना नया मैप बनाया, तो तीनों अपने जगह में ले लिए। अब ये कैसे हमारा पार्ट हो गया? तो ट्रीटी ऑफ सगौली, ट्रीटी ऑफ सगौली हुई थी, सगौली, प्लीज रिमेंबर 1816 में हुई थी। इसमें शो किया गया है कि ये तीनों पार्ट जो है वो इंडिया का पार्ट है। फिर ये काला पानी से कौन सी नदी निकलती है? काली रिवर, जिसे या हम शारदा रिवर भी बोलते हैं। प्लीज रिमेंबर ये सब जो है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में, काली और शारदा रिवर यहाँ से निकलती है काला पानी से। फिर हमारी जो इसकी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है वो यूपी और बिहार के भी एक रीजन से, वहाँ पे भी ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जिसको हम बोलते हैं सुस्ता तराई रीजन, सुस्ता तराई रीजन, जो यूपी बिहार में जो प्रॉब्लम है नेपाल के साथ, सुस्ता तराई रीजन। इससे कौन सी नदी निकलती है? तो गंडक नदी निकलती है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था 2-3 दिन पहले, आज फिर बता दिया, न्यूज़ आ रही है, तो आपको आधी चीज़ तो यहीं याद हो जाएगी, घर पे आके पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी मैं बता रहा हूँ शॉर्ट बस नोट करते रहिए कहीं, क्योंकि लास्ट में जाके वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप एक दिन में वीडियो नहीं देख सकते, लेकिन एक दिन में आप सारी अपने नोट्स रिवाइज ज़रूर कर सकते हैं। तो प्लीज़ छोटा छोटा नोट्स बनाते रहिए। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ, गवर्नमेंट थिंक टैंक फ्लैग्स केमिकल इंडस्ट्री। अब गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री जो इंडिया में है वो शॉर्ट कमिंग, मतलब इतनी नहीं है, बहुत कम है। क्यों है? क्योंकि इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि हम जितना एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेंट्स, सॉरी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेंट्स जो हैं, जो किसी भी दवाई को बनाने के लिए जो सबसे ज़रूरी केमिकल होता है, उसको ये बोलते हैं। तो ये करीबन 70% हम इंपोर्ट करते हैं, कहाँ से? चाइना से।
इतना बताइए हम चाइना से इंपोर्ट कर लेते हैं, और बाकी का जो हम इंपोर्ट करते हैं वो यूएस से, इटली से, इन सब जगह से, बाकी का बहुत जगह कम, मतलब बाकी जो एपीआई है वो इन सब कंट्री से लेते हैं बहुत कम, सबसे ज़्यादा हम लेते हैं चाइना से। तो अभी हमें सोचना पड़ेगा कि हम कैसे इस शॉर्टकमिंग को कंप्लीट करें। तो ये तो मैंने बस आपको इसलिए बताया था कि हमने चाइना से इतना सारा इंपोर्ट करते हैं एपीआई आपको पता होना चाहिए, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेंट्स। ये कोई भी दवाई बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल होता है वो एपीआई होता है। अगर इंडिया में कोई दवाई बनती है तो 15% महंगी बनती है, जितनी हमें चाइना से मिल जाएगी उससे 15% महंगी बनती है। तो यही हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हम दवाई की प्राइस कम कर सकें। अभी आपको पता होगा ये दवाई क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्लोराइन, इसके लिए इंडिया को पूरा एंटायरली डिपेंड होना पड़ता है चाइना के लिए। ये ऐसा नहीं है कि चाइना हमें बना के भेज रहा है, नहीं, चाइना से हम वो केमिकल लेते हैं, एपीआई लेते हैं, जिससे एपीआई से हम अपने यहाँ इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। लेकिन अगर मान के चलिए हमें ये एपीआई मिलेगा ही नहीं तो हम अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर ही नहीं पाएंगे। आपको पता है हाइड्रोक्लोरोक्विन इतनी इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग कोविड-19 इंडिया इतना एक्सपोर्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरोक्विन का। आपको पता होगा यूएस में भी करा था तो ट्रम्प साहब ने थैंक यू बोला था, बहुत सारे अफ्रीका नेशंस में भी करा है, मालदीव्स, म्यांमार, श्रीलंका, इन सब जगह हाइड्रोक्लोरोक्विन इंडिया भेज रहा है बना बना के। लेकिन अगर एपीआई नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो प्लीज रिमेंबर इट। सो द नेक्स्ट न्यूज इज यस, स्वाम हंटिंग। स्वाम हंटिंग क्या है? अफ्रीका और वेस्ट एशिया रीजन में स्वाम टिड्डी अटैक हो गया, फिर से टिड्डी दल ने अटैक कर लिया है। तो बस याद रखना पड़ेगा किस रीजन में कर रहा है, अफ्रीका और वेस्ट एशिया में रीजन में कर रहा है। ये मेनली जो टिड्डा दल होता है इसको हम बोलते हैं लोकस्ट। इसका जो भी काम देख रखे जाएगा वो करेगी एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये यूएन की स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यही सब कुछ डिसीजन ले सकती है लोकस्ट से रिलेटेड। तो ध्यान रखिएगा एफएओ यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है, लोकस्ट से रिलेटेड सारे डिसीजन लेती है। लोकस्ट मेनली 4 तरीके के होते हैं, यहाँ जो है वो डेजर्ट लोकस्ट की बात करी जा रही है। फॉर अ इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू लोकस्ट, ये जो टिड्डियन का 3 ब्रीडिंग सीजन होता है जिसमें ये ज्यादातर इधर उधर भागते हैं, ब्रीडिंग सीजन में भागते हैं। इंडिया में केवल इनका समर ब्रीडिंग होती है, प्लीज रिमेंबर, इंडिया में केवल समर ब्रीडिंग होती है। मेनली 3 ब्रीडिंग होती है इनकी, समर में भी होती है, विंटर में भी होती है और स्प्रिंग में भी होती है। लेकिन इंडिया में केवल समर ब्रीडिंग होती है इनकी लोकस्ट की, और कोई ब्रीडिंग नहीं होती है। तो बस इतना ध्यान रख सकते हैं आप लोग। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ ये मैं सरगासो सी पूछा था, तो सरगासो सी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। क्यों, मैं आज बताता हूँ। देखिए ये जो पिक्चर है इसमें आपको पहली बात है जो इसमें 2-3 सवाल आपके हो रहे हैं। एक तो वार्म करंट कोल्ड करंट से डायरेक्ट सवाल होता है कि बताइए कौन सा वार्म करंट है कौन सा कोल्ड करंट है। तो जो यहाँ रेड लाइन्स है वो सारे वार्म करंट है, जो यहाँ ब्लू लाइन्स है वो सारे कोल्ड करंट है। तो आपको एक तो करंट याद होना चाहिए, कौन सा करंट कहाँ से फ्लो होता है और वार्म है या कोल्ड है, पहली चीज़ तो ये। अगर आपके पास ये पिक्चर नहीं है तो ये भी मैं पोस्ट कर दूंगा। वैसे ये एनसीईआरटी में भी दिख रही है, बहुत अच्छी पिक्चर है एनसीईआरटी की, तो जो है तो वहाँ से भी जाके आप पढ़ सकते हैं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे करंट से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा, तो करंट याद कर लीजिएगा। तो अभी सरगासो सी कहाँ पे है, तो सरगासो सी इस जगह पे, ये क्या हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है। तो सरगासो सी सबसे मेनली बात, ये एक ऐसी सी है जो चारों तरफ से पानी से ढकी हुई है और चारों तरफ से ओशियन करंट फ्लो हो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी कि सरगासो सी एक ऐसी सी है जिसके चारों तरफ से ओशियन करंट फ्लो हो रहे हैं, जिसकी वजह से इसका जो अंदर का पानी है वो बहुत शांत रहता है, क्योंकि चारों तरफ से करंट फ्लो, और जिसकी वजह से गायर फॉर्मेशन हो जाता है। गायर फॉर्मेशन, गायर क्या होता है, एक सर्कुलर या वोटेक्स बोल सकते हैं, सर्कुलर यह वोटेक्स फॉर्मेशन। अब मान के चलिए चारों तरफ से पानी चल रहा है तो एक सर्कुलर फॉर्मेशन ही हो गया। और ये बहुत अच्छा रीजन है फॉर, एक तो सी वीड के लिए, सी वीड जो घास होती है सी वीड, उसके लिए अगर सी वीड है वहाँ पे घास है बहुत अच्छी, फाइटोप्लैंक्टन बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा यहाँ फिश बहुत आएंगे, फिश बहुत आएंगे तो फिश रीजन के लिए बहुत अच्छा हो गया। अब इसके चारों तरफ कौन कौन से करंट हैं, तो एक तो हमारा नॉर्थ अटलांटिक वार्म करंट है, कैनरी करंट या कोल्ड करंट है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और इधर गल्फ स्ट्रीम, ये 3 तो इसमें वार्म करंट है। बस कैनरी एक ऐसा है जो कोल्ड करंट है। ऊपर से लेब्राडोर आ रहा है, ये आपको ध्यान होगा। फिर ईस्ट इक्वेटोरियल करंट है, देखिए कैसे जा रहा है। तो ये आपको प्लीज रिमेंबर द नेम, बस मैंने आपको बता दिया सरगासो सी किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चारों तरफ से इसके करंट फ्लो हो रहा है और गायर फॉर्मेशन कर रहा है। कभी कोई पूछ रहे थे गायर फॉर्मेशन कौन कर रहा है, तो देखिए गायर फॉर्मेशन यहाँ पे भी हो रहा है, गायर फॉर्मेशन यहाँ पे भी हो रहा है। गायर फॉर्मेशन हर उस जगह पे होगा जब करंट्स हमारे फ्लो कर रहे हैं इन द सर्कुलर डायरेक्शन, तो वहाँ गायर फॉर्मेशन हो जाएगा। एक चीज आप नोटिस करेंगे इन द सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में एक चीज नोटिस करिए, जितना भी हमारा कोल्ड करंट है वो हमारा ईस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट है। देखिए हमारे कोल्ड करंट तो ईस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट है, ये देखिए कोल्ड करंट है तो अफ्रीका के ईस्टर्न साइड है, ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न के साइड है। और वार्म करंट जितना भी है वो सारा वेस्टर्न, वो सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, जितना भी हमारा कोल्ड करंट है वो सारा हमारा वेस्टर्न साइड पे, जितना भी हमारा
वार्म करंट है वो हमारा सारा ईस्टर्न साइड पे इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो प्लीज़ आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए कोल्ड करंट है वेस्टर्न साइड, वार्म करंट है ईस्टर्न साइड, ये वेस्टर्न साइड या ईस्टर्न साइड, फिर ऐसे ये वेस्टर्न साइड या ईस्टर्न साइड। तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। तो प्लीज़ 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 ये 18 या 19 वार्म या कोल्ड करंट है, सबका नाम वाम याद करिएगा। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज आर ओवर। तो आज एक्चुअली संडे था तो ज़्यादा न्यूज़ नहीं थी, तो जितनी थी मैंने आपको बता दी। आज का क्वेश्चन सारे हिस्ट्री का मैंने पढ़ा है, इसलिए मैं पूछता हूँ। बहुत ईजी क्वेश्चन है, एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। पूर्ण स्वराज सेशन कौन सा था? पूर्ण स्वराज की बात पहली बार कहाँ हुई थी? पहली बार तो सेशन बताएंगे, उसका ईयर बताएंगे और उसको हेड कौन कराते ये बताएंगे। ये 2 नंबर में ऑलरेडी बहुत सारे यूपीएससी भी पूछ चुका है, एसएससी भी पूछ चुका है, बैंक वाले भी पूछ चुके हैं। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये सवाल ना आया हो पूर्ण स्वराज। तो आज आप मेरे को बताएंगे कहाँ पर है। बहुत ईजी क्वेश्चन है यार, सब बता सकते हो, 3 वर्ड का आंसर होगा यार, सब बताइएगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो आपकी रिवर मैं कंप्लीट कर दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। जो भी लोग नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो पुराने हैं या नए हैं जो भी वो 1 लाइक 1 शेयर करते हैं यार, अब तो कर दिया करो यार। अगर लेक्चर अच्छा नहीं लग रहा तो कमेंट में लिख दो, अच्छा लग रहा तो भी कमेंट में लिख दो, इससे मोटिवेशन मिलती है। हम आपसे कुछ मांग नहीं रहा इसके लिए मैं कि आप मेरे को कुछ दो, बस आप 1 लाइक 1 शेयर या कमेंट में कुछ लिख ही सकते हो, आंसर ही लिख दो, मैं उससे खुश हो जाऊँगा। आप कुछ मत करो, बस आंसर दे दो। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, और अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें, अच्छे से खाना खाएं और मेहनत करके पढ़ाई करें। थैंक यू गाइस, बाय बाय।